बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे MGT 1 के मॉड्यूल नंबर 13 की। 12 तक अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आज 13 की बात करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द बुक्स ऑफ ABC ब्रदर्स। ग्रॉस सेल्स उसने 1,10,000 की दी हैं। रिटर्न्स इनवर्ड, ये जो रिटर्न इनवर्ड होती है इनको बेसिकली परचेज रिटर्न नहीं सॉरी सेल्स रिटर्न कहते हैं। और जो रिटर्न आउटवर्ड होती हैं ये परचेज रिटर्न कहलाती हैं। अब ये बात तो वाज़ेह होगी, इनका ताल्लुक दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स करनी है तो ग्रॉस सेल में से रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं तो हमारी नेट सेल्स आ जाएंगी। नीचे देखते हैं जी, ग्रॉस सेल्स लेस, हाँ एक चीज याद रखिएगा, लेस या माइनस, प्लस या ऐड, दोनों में से कोई एक चीज लाजमी लिखनी होती है तभी क्वेश्चन आपका एक्यूरेट कंसीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। The following information is available in the trial balance of ABC brothers. Capital at the start of period 1 lakh, withdrawal during the month 20,000. Calculate the amount of closing capital. क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट फॉर्म मालूम करनी है तो ये बीजा माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके आगे उसने कुछ कहा है टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड इज 50,000। इसका मतलब ये 50,000 इसमें ऐड होगा, और वही बात जो मैंने की, ऐड लेस लाजमी लिखना है। अब देखिए ड्राइंग्स लेस होंगी, हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इनके साथ माइनस लिख सकते हैं, वैसे ब्रैकेट सूटेबल होती है। और एड नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ पे एडलेस लिख दिया तो यहाँ पे ब्रैकेट वाला कंसीडर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक हो गया। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, इसमें ऐड कर लेस कर देंगे, इसमें से ड्राइंग्स माइनस 20,000 और ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। अब मैंने एड लेस नहीं लिखा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है, तो ये इसका आ जाएगा 1,30,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि एडलेस का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, द सैलरी पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 50,000, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 15,000। वो कहता है जी ये तो समझ आ गई, सैलरी पे की है एडवांस में, यानी कि ये हो गई प्रीपेड सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट समय रेंट पेएबल है जी। पास जनरल एंट्रीज ऑफ प्रीपेड सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों की जनरल एंट्रीज पास करनी है तो सीधी सीधी प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है तो एसेट डेबिट होता है, और सैलरी एक्सपेंस जो है वो वैसे एक्सपेंस तो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस में कमी आ रही है क्योंकि आपने सैलरी एडवांस में पे कर दी है, तो उसका मतलब है आप उसको सैलरी एक्सपेंस लिख चुके हैं। लेकिन जो कि वो साल के एंड पे तो प्रीपेड सैलरी थी, तो अब उसकी एंट्री आप करेंगे प्रीपेड सैलरीज टू सैलरी एक्सपेंस। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखिएगा, एक मैं कुछ बात क्लियर करता चलूं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं, स्टेटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है। वो कहता है जी सैलरीज पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमने सैलरीज पेड इन एडवांस की हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे वो कहता है सैलरी पेड इन एडवांस, रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ सैलरीज पेड इन एडवांस, या सिर्फ इतना था सैलरीज पेड इन एडवांस, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पोर्शन ना होता तो उसकी एंट्री होनी थी। मैं आपको सिर्फ सिंपली बता रहा हूँ, ये एक्चुअल एंट्री नहीं है। प्रीपेड सैलरी डेबिट टू कैश क्रेडिट, सिर्फ होता सैलरीज पेड इन एडवांस, यहां तक होता। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ने ये बात क्लियर कर दी कि हम पहले से सैलरीज एक्सपेंस की हुई थी, लेकिन वो सारी एक्सपेंस नहीं हुई, तो कुछ एंड पे एडवांस रह गई, तो फिर हमें उसकी एंट्री रिवर्स करनी है। ये बेसिकली रिवर्स एंट्री है, यानी कि हमने एक्सपेंस को क्रेडिट किया है प्रीपेड को डेबिट करने के लिए। ओके हो गया, प्रोसीड करते हैं जी। दूसरा उसने कहा ये आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पेएबल है, लेकिन जो कि पेएबल हो गया तो एक्सपेंस तो कंसीडर करना है, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी के तौर पर क्रेडिट हो गया। प्रोसीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द एबीसी ब्रदर्स एट द एंड ऑफ 2020। 2020 के एंड पे कुछ उसने अमाउंट दी है, और कैश इन हैंड है, सन्डी डेटर्स है, अकाउंट्स पेएबल है, शॉर्ट टर्म लोन है, सैलरीज पेएबल, रेंट पेएबल, इन चीजें क्या हैं ये बाद में देखते हैं। रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये करना क्या है। वो कहते हैं बैड डेट्स हैं 40,000 के, राइट ऑफ
इंश्योरेंस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये देखें इंश्योरेंस पेड इन एडवांस होगी, तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इसमें से जो एडवांस है वो माइनस होगी। तो अक्रूड रेंट एक्सपेंस एट द एंड ऑफ, ये रेंट पेएबल है, रेंट पेएबल 90,000। अब उसने कहा करंट एसेट्स निकालें, तो करंट एसेट में ये आपका करंट एसेट है, सन्डी डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करेंगे, यानी कि 2 लाख माइनस 40,000 है, ये भी करंट एसेट। अकाउंट्स पेएबल ये करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन ये भी करंट लायबिलिटी है, सैलरीज पेएबल करंट लायबिलिटी है, रेंट एक्सपेंस जो है ये आपका वो है एक्सपेंस है, इसमें प्रीपेड रेंट आना है कितना, इंश्योरेंस पे नहीं सॉरी रेंट एक्सपेंस है, हाँ इसमें ऐड होगा ये रेंट पेएबल के तौर पर, रेंट पेएबल कितना आएगा वो इसमें ऐड होगा अगर हम उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो, वरना इसमें सिर्फ 90,000 की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, 90,000 की करंट लायबिलिटी। इसी तरह नीचे आ जाए इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसमें से माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 50,000 की आ जाएगी जी, प्रीपेड इंश्योरेंस 50,000, ये हमारा क्या है करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है जी। ओके जी, ओपनिंग स्टॉक जो है ये हमारा नहीं आता जी करंट एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक होता तो करंट एसेट होना था। आते हैं जी नीचे, हाँ यहाँ पे देखो उसने मेंशन किया हुआ है कि नेसेसरी ऐड या प्लस और लेस या माइनस लिखना है। तो कैश एट बैंक 1 लाख, सन्डी डेटर्स में से बैडर्स माइनस की 1,60,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस 50,000। इस तरह करंट लायबिलिटी अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, सैलरीज पेएबल और अक्रूड रेंट एक्सपेंस 90,000। ये आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई, ऊपर करंट एसेट्स आ गए, लायबिलिटी बड़ी ज्यादा है इसकी। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 14 पे बात करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एबीसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और क्लोजिंग स्टॉक है। वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मटेरियल यूज्ड तो ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। नीचे आते हैं जी, ये देखें ओपनिंग स्टॉक प्लस ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग, 25,000 हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ गया। आगे प्रोसीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एबीसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्राइम कॉस्ट है 43,000 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,000, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000, डेप्रिसिएशन है, रेंट फैक्ट्री है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है। कुछ आता क्या है, कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब ओवरहेड कॉस्ट में दो चीजें नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं आएगी, प्राइम कॉस्ट नहीं आएगी, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, यानी कि मटेरियल लेबर नहीं आता, जो कि प्राइम कॉस्ट में मटेरियल लेबर भी ऐड हो चुकी है तो वो है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये नहीं आया। बाकी जनाब रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्ट्री का ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये तीन चीजें हमारा एफ का हिस्सा है। नीचे आते हैं, देखते हैं सेम इसमें भी वो पैरेलल्स की बात कर रहा है, ये देखें तीन चीजें उसने ऐड की हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस डेप्रिसिएशन मशीनरी प्लस रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि एफएच का ताल्लुक फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जो फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, जो फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं जी, उनकी बात होगी। तो जो जो रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है इसका फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है, तो ये नहीं आएगा। और इसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता और डायरेक्ट लेबर नहीं आती, इन दोनों को मिला कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब है कि वो जो प्राइम कॉस्ट है उसमें मटेरियल लेबर दोनों है, नीचे डायरेक्ट लेबर भी उसने दे दी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज वो हमारे एफएच का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। From the following information is available of ABC manufacturing business. Total factory cost है 40,000, opening work in process, closing work in process, opening work in finished goods, closing work in finished goods। ठीक होगा जी। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट उसने दी है, कहते हैं बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फार्मूला होता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग। नीचे आते हैं जी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो 50,000 आ जाएगा, लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया। अब देखें इसमें जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स और वर्किंग ओपनिंग फिनिश गुड्स था ये नहीं आया, क्योंकि ये आता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है। अगले सवाल में यही है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
अवेलेबल मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ ये देख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है। इसमें अब आएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। नीचे आते हैं जी, 30,000 प्लस 10,000 40,000 हो गया, 5,000 माइनस के तो 35,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया। ओके हो जी, मॉड्यूल नंबर 15 है ये, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज।